कि अब गवर्नमेंट किसी की भी आएगी, चेंज बिहार में होगा ही होगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जन स्वराज के बिहार में आने से बाकी कैटलिस्ट का राजनीतिक काम पार्टियों किया पे एक उसने। दबाव का काम करेगा। हाँ, कैटलिस्ट का काम किया है जन स्वराज ने। चुनावी मुद्दे, चुनावी बातें, उस पे भरोसा नहीं किया जाता है। तो आपको कैसे तेजस्वी यादव से उम्मीद है? एकदम करना चाहिए, क्योंकि वो जो 17 महीना में वो काम किए, वो एजुकेशन सेक्टर में काम किए, जॉब दिए। नीतीश कुमार जी बहुत सालों से यहाँ शासन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनमें एक ये वर्ड गलत होगा, लेकिन एक डिक्टेटरशिप आ गई है। मेरे को लगता है कि प्रशांत किशोर का थोड़ा बात ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वो एक नए सोच के व्यक्ति हैं। सुना है कि आरजेडी परिवारवाद करती है, पर ये परिवारवाद तो सर बीजेपी में भी है। ये सम्राट चौधरी के फादर खुद बड़े पॉलिटिशियन रह चुके हैं, तो वो भी तो परिवारवाद से ही आते हैं ना। चिराग पासवान हो गए, वो भी एनडीए संगठन के हिस्सा हैं, वो भी परिवारवाद से आते हैं। मतलब मोदी जी बोलते हैं जो मतलब फ्रीबी को बंद करो, अभी बिहार चुनाव है सर, तो उसमें खुद वो 10,000 महिलाओं को मिल रहा है, तो वो कहते हैं परिवारवाद है, फ्रीबी है, मगर उनकी पार्टी में तो खुद परिवारवाद और फ्रीबी है सर। बिहार में तो सर बहुत सारे समस्या, जैसे कह सकते हैं यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, और बिहार में सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो पलायन का है। यहाँ पलायन सबसे पहले कोई भी सरकार है रुकना चाहिए। कैसे यहाँ से किशोर कह तो रहे हैं कि छठ के बाद किसी को नहीं जाना पड़ेगा। नहीं जाना पड़ेगा, तो प्रशांत किशोर सरकार बनेगा तब तो। मेरे हिसाब से अभी उनका सरकार आने में 5 साल समय लगेगा। मुझे याद है बिहार की राजधानी पटना में जब आर्यभट्ट ज्ञान यूनिवर्सिटी की नींव रखी जा रही थी, तो उस समय के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो कि आज भी मुख्यमंत्री हैं, उनकी आलोचना हो रही थी। आलोचना इसलिए हो रही थी कि पटना में पहले से ही बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनका इतिहास बहुत स्वर्णिम है, लेकिन उनकी स्थिति खस्ता है। तो कहा यह जा रहा था कि आप उनको ठीक करिए। लेकिन आज 2025 में जब इसी आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी में मैं आया हूँ और इसका कैंपस मैंने देखा है, सामने जो मूर्ति लगी है वहाँ जा कर के मैंने देखा है, बड़ा अच्छा लगा कि चलिए बाकी यूनिवर्सिटीज़ के साथ एक नई यूनिवर्सिटी भी बिहार की राजधानी पटना में बनी है। इसी यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं कि ये जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, जिनके नाम पे ये यूनिवर्सिटी बनी है, वो भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रायः कहे जाते हैं। तो इनकी जानकारी कितनी है अपने समाज के बारे में, ये अपने समाज के बारे में कैसे सोचते हैं, राजनीति के बारे में क्या कुछ सोचते हैं, उसी से चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा की शुरुआत मैम आपसे करते हैं। क्या नाम है आपका? राजनंदिनी। राजनंदिनी, क्या करती हैं? मैं पढ़ाई करती हूँ। किस चीज़ की? मास कम्युनिकेशन। आगे क्या प्लान है? आगे का प्लानिंग है प्रोफेसर बनना। ठीक है। आप रिकॉर्डिंग शुरू होने से पहले आप ये कह रही थी कि पॉलिटिक्स में आपकी रुचि नहीं है। जी। सही बात है? हाँ, नहीं है, ऐसा नहीं है कि पॉलिटिक्स में रुचि नहीं है। पॉलिटिक्स में रुचि है, बाकी अभी पढ़ाई करना है, पॉलिटिक्स नहीं करना है। नहीं, ठीक है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ पॉलिटिकल बातचीत तो हो ही सकती है। आपके राज्य में जो अभी मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते करते छात्र राजनीति में कूदे और एक लंबी दूरी उन्होंने तय की और आज वो राज्य के मुख्यमंत्री हैं। तो छात्र और राजनीति तो एक साथ ही चलती है ना, अलग अलग चलने की चीज़ तो नहीं है। नहीं, वैसे भी हमारे राज्य में जितने भी लीडर है, लालू यादव भी छात्र पॉलिटिक्स से वो वहाँ तक पहुँचे, एक मुख्यमंत्री बने, और नीतीश कुमार भी छात्र पॉलिटिक्स से ही वो अभी मुख्यमंत्री है। तो छात्र राजनीतिक तो जरूरी है। छात्र का राजनीतिक होना जरूरी है ना? एकदम होना जरूरी है, छात्र की रुचि भी राजनीति में होना जरूरी है। हाँ, एकदम, क्योंकि यूनिवर्सिटी में मुद्दा उठाने के लिए कोई तो होना चाहिए ना। क्या बात? स्टूडेंट पॉलिटिक्स होना चाहिए, और हर यूनिवर्सिटी में होना चाहिए स्टूडेंट पॉलिटिक्स। जहाँ भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स नहीं करवाया जाता है, वो जो छात्र संघ नहीं है, वहाँ पे होना चाहिए, चुनाव होना चाहिए। यहीं से बातचीत शुरू करते हैं। अभी पिछले कुछ दिनों से ये बात बहुत जोर शोर से कही जा रही है कि छात्र राजनीति जो है उसमें हिंसा और पैसे का बड़ा बोलबाल हो गया है। मतलब पैसों से चुनाव लड़ा जाता है, चुनाव के समय हिंसा होती है। अगर आप डीयू की बात करें, दिल्ली यूनिवर्सिटी की, तो पर्चे इतने बांटे जाते हैं कि सड़कें जो है ढक जाती है पर्चों से। तो छात्र राजनीति को कैसे बदलना चाहिए आपके हिसाब से? छात्र राजनीतिक में बदलाव, ये लड़कियों की जगह है छात्र राजनीति में, आपको लगता है? हाँ है। नहीं, आप सहमत नहीं है? नहीं, बताइए। क्योंकि अभी ज़्यादातर लोग मीन्स जो भी है वो सिर्फ जेंट्स ही आ रहे हैं सामने, और अभी मीन्स वोमेंस की पार्टिसिपेशन कम लग रही है राजनीतिक में। तो
मीन्स आगे जाके वोमेंस को खड़ा होना चाहिए, पार्टिसिपेशन ज़्यादा करना चाहिए इलेक्शन के लिए। क्या वजह है कि आपको लगता है ये एक फैक्ट है जो ये कह रही हैं कि राजनीति में महिलाओं की स्थिति कमज़ोर है, उनकी उतनी जगह नहीं दिखती है, तो इसकी इस स्थिति की जिम्मेदारी किस पे आप डालती हैं? क्या वजह है? वजह कुछ भी हो सकती है, बताइए। वो खुद नहीं रुचि लेना चाहती, या फिर वो सोचती है कि मीन्स वो लो हो जाएंगी, या फिर उनको उतना वोट नहीं मिलेगा, या फिर उतना वोट उनको वोट छीना जा सकता है, क्योंकि अभी ऐसा ही होता है कि जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो वोट खरीद भी सकते हैं। तो मीन्स ये भी एक बहुत बड़ी मुद्दा हो सकता है, जिसकी वजह से लड़कियां पिछड़ जाती हाँ, हैं। आप ये करिए, obvious। आप सहमत हैं इनसे? आप हाँ इनसे जी। सहमत हैं कि इनसे सहमत हैं? मैं इनसे सहमत हूँ, अच्छा, क्योंकि सेफ्टी भी एक बहुत बड़ी पॉइंट होगी लड़कियों के लिए। जैसे अगर कहा जा रहा है लड़कों को उतना सपोर्ट मिल पा रहा है, वो अपनी बात को आगे रख पाने में सक्षम है और उन्हें सुना भी जा रहा है, लेकिन लड़कियों को आज भी सुनने में या वो कुछ कहती हैं तो उनको सीरियसली नहीं लिया जाता है। तो ये भी एक फैक्ट है कि लड़कियां आगे नहीं आ रही हैं बोलने, और बस इतना ही। नहीं, लेकिन लड़कियां कुछ कह रही हैं तो उनको सीरियसली क्यों नहीं लिया जा रहा है? क्योंकि उनको शुरू से इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा नहीं गया कि हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट बात कह सकते हैं। हाँ, हम लोगों की बात को हल्के में ले लिया जाता है कि ये लड़की क्या ही बोल लेगी, ये कितना ही पॉलिटिक्स को समझ लेगी, पर ऐसा नहीं है। लड़कियां भी समझती हैं, वो भी पार्टिसिपेट करना चाहती हैं, वो भी अपनी बात को रखना जानती हैं। बहुत शानदार, बहुत ही अच्छे नोट पे ये बातचीत शुरू हुई है। अब इधर आते हैं, आ जाइए आप लोग, इधर ही आ जाइए, ऐसे दूरी नहीं बननी चाहिए, इसीलिए फिर ये शुरू होता है लड़की लड़के वाला, है ना? आपका क्या नाम है साथी? अमर। अमर, क्या करते हैं? मीडिया स्टडीज़ मास्टर्स। अच्छा, आगे पत्रकार बनना है कि प्रोफेसर बनना है? एकेडमिक्स में ही सर। एकेडमिक में जाना है। जी जी। तो अभी जो बिहार की राजनीति है, चुनाव का समय है, अलग अलग पार्टियां हैं, सबके दावे हैं, अभी वो बढ़ जाएंगे जैसे जैसे दिन बीतेंगे। कौन सी पार्टी या कौन सा नेता है जिससे अमर एक तरीके का जुड़ाव महसूस करते हैं कि भाई मैं जिन मुद्दों के बारे में सोचता हूँ ये वहाँ से उठ रहा है? सर जैसे अभी नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री है यहाँ पे, तो उनके मतलब रहते हुए बहुत सारा चेंजेस हमें देखने को मिला है। सो आई बिलीव कि वो ज़्यादा सही है, बिकॉज़ 5 साल पहले ये कैंपस नहीं था यहाँ पे, एंड लोगों को मास्टर्स करने के लिए बाहर जाना पड़ता था। वी लिव इन आवर स्टेट, वी लिव इन आवर सिटी, तो हम लोग यहीं पे अपना पढ़ाई अब कंप्लीट कर रहे हैं। एक बिहार की यूनिवर्सिटीज़ को लेकर के कहते हैं कि एकेडमिक सेशन बहुत लेट होता है, आप लोग के यहाँ भी लेट होता है या फिर यहाँ समझते हो? ये है सर, ये बहुत दिन से आ रही है, बहुत सालों से ये परंपरा के तौर पे इसको आगे बढ़ाया जा रहा है हर यूनिवर्सिटी के थ्रू। ऐसा नहीं कि कोई स्पेसिफिक है कि ये वाला तो बिल्कुल टाइम से करे, ये वाला टाइम। ये एक परंपरा आ रही है, बहुत सालों से आ रही है, और ये आगे भी पता नहीं चलेगी भी या नहीं भी चले, सभी कोई ठीक यूनिवर्सिटी नहीं। नहीं है सर। ऐसे पटना में आप देखोगे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं, गवर्नमेंट भी हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी है। जैसे इसी जगह पे मीठापुर में एजुकेशनल हब है। सो बिसाइड दिस कैंपस चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, निफ्ट है, वहाँ पे टाइम पे एग्ज़ाम्स होते हैं। हमारे यहाँ भी ग्रेजुएशन आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी का जो ग्रेजुएशन वाला सेक्शन है, बहुत टाइम पे एग्ज़ाम होते हैं। मास्टर्स थोड़ा डिले हो जाता है, बट और भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो देयर इज़ अ ड्रास्टिक चेंज हमने फील किया वो है। बदलाव आ रहा है, आप ये कह रहे हैं। हाँ, आप लोग कह रहे थे कि हाँ ये होता है, कितना लेट होता है अमूमन? आप लोग क्या कितना लेट होता है? रिजल्ट का हाँ, मैं तो यहाँ इस 3 मंथ्स अप्रोक्स 3 मंथ्स या 4 मंथ्स लेट होता है। अच्छा। जैसे मैं अभी ग्रेजुएशन कर रही हूँ, कर चुकी हूँ, तो अभी तक मीन्स रिज़ल्ट नहीं आया है BRBU यूनिवर्सिटी का, भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी का, जबकि एग्ज़ाम हो चुका है, ये सितंबर के फर्स्ट वीक में कंप्लीट हो चुका है। कम से कम अक्टूबर तक आ जाना चाहिए, बट अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं है कि कब एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आएगा। बहुत डिले चलता है, और ये अभी से नहीं है, बहुत पहले से डिले चलता है। इस पर कुछ वर्क करना चाहिए सरकार को, बट अभी तक कुछ ऐसा हुआ नहीं है। सही बात है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रिहान। रिहान। क्या कर रहे हैं आप? अभी तो मैं ऑनलाइन डिजिटल जर्नलिज्म का कोर्स कर रहा हूँ। अच्छा, आप सब लोग लगभग पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ, पत्रकारों की स्थिति पे और पत्रकारिता की स्थिति पे क्या कहेंगे? बहुत बहस चलती है इसको लेकर के भी। वही तो आज हम देख रहे हैं कि पत्रकारों की स्थिति काफ़ी दयनीय होती जा रही है। अभी कुछ दिन पहले हमने एक उत्तराखंड का केस देखा, जहां पर एक हॉस्पिटल को उजागर करने के चक्कर में उनको पत्रकार की जान चली गई। अभी कुछ दिन पहले एक शायद उड़ीसा या छत्तीसगढ़ का मामला था, जिनके
रोड के उजागर करने के चक्कर में उनको सेफ्टी टैंक में उनकी लाश मिली। तो पत्रकारों की स्थिति कहीं ना कहीं अभी के समय में कुछ दयनीय होती जा रही है, जो खुल करके स्वतंत्रतापूर्वक बोल नहीं पा रहे हैं। अगर कुछ बोलना भी चाह रहे हैं तो उनके खिलाफ कुछ एक्शन ले लिया जा रहा है। जैसे हमने बहुत सारे अभी बड़े बड़े पत्रकारों का नाम देखा जो कि बड़े बड़े मीडिया हाउस को वो छोड़ चुके केवल और केवल दबाव की वजह से। तो पत्रकारों की स्थिति तो अभी कुछ दयनीय हो रही है, लेकिन अभी फिर भी हमें कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जैसे सोशल मीडिया, वहाँ पे हम लोग अपनी आवाज़ उठाते हैं जो पत्रकार है, लेकिन वहाँ पर भी काफ़ी टर्म एंड कंडीशन लगा दिया जाता है कि अगर आप कुछ ऐसा शब्द को इस्तेमाल करते हैं, कुछ ऐसे पार्टी के खिलाफ अगर बोलते हैं तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो ओवरऑल पत्रकारों की स्थिति अभी दयनीय हो। मैं कोई ज्ञान देना नहीं चाहता हूं, लेकिन बस एक छोटी सी बात शेयर करूंगा कि पत्रकारिता जब से शुरू हुई है ना, तब से पत्रकारों पर दबाव है। कोई भी शासन जो आती है ना, वो आपको बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर आप सच बोलेंगे तो वो बर्दाश्त नहीं करती है। किसी शासन में थोड़ा ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है। जब महात्मा गांधी चंपारण आ रहे थे नीलों के खिलाफ आंदोलन करने के लिए, तो वो जिस दिन आंदोलन करने जाने वाले थे उससे एक दिन पहले उनके सचिव आए। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है और उन्होंने कहा कि बापू आप आ गए हैं तो क्या हम पत्रकारों को बुला लें, आप उनको एक बार संबोधित कर दीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं, आज मत बुलाओ, कल ही बुलाना। आज बुलाओगे वो उल्टा सुल्टा छाप देंगे, अंग्रेज पहले ही हमको गिरफ्तार कर लेगा। तो ये आरोप पत्रकारों पर कि हम कई बार बढ़ा चढ़ा के छापते हैं, किसी का हमसे नाराज़ हो जाना, गुस्सा हो जाना, हमें जेल में डाल देना, ये सब चलता रहता है। क्योंकि आप लोग छात्र हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये होता है। आपका क्या नाम है? अमरजीत कुमार। अमरजीत भाई, ये बताइए कि अभी जो बिहार में चुनाव है और जिस तरीके से माहौल बन रहा है, एक नए खिलाड़ी आ गए हैं मैदान में, नाम तो सुना ही होगा। हाँ, प्रशांत किशोर। किशोर वो दावे कर रहे हैं तमाम तरह के, सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है ना। और जिस तरीके से वो बातें करते हैं, उनकी बातें भी लोगों को अपील कर रही हैं। मैं अभी 5-6 जिला तो घूम करके आया हूँ। आप पटना में रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, आपको कितना भरोसा होता है? नहीं सर, उनका अभी के समय के हिसाब से अच्छा सोच तो हमको अच्छा लगता है उनका, और बदलना चाहते हैं। वो बिहार ही से हैं, बिहार का उनका बहुत सारे हम पॉडकास्ट देखे हैं। तो उनका विज़न है बिहार को बढ़ाना, शिक्षा का लेवल बढ़ाना, और भी बहुत विज़न है उनका। अच्छा लगता है मुझे, इसीलिए अच्छा लगता है? हाँ, इसीलिए हम चाहते हैं कि उनका सरकार बने। आप कहाँ गई? हाँ, आप इधर आइए, आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए। ये बताइए कि 3 चेहरे, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर, आपके हिसाब से कौन है जिसके हाथ में भविष्य के बिहार की बागडोर होनी चाहिए? वो उनके कार्यों पे निर्भर करता है। हालांकि अगर देखा जाए तीनों को, तो तीनों के अपने अपने कुछ मोटिव्स हैं चुनाव को लेकर। नीतीश कुमार जी बहुत सालों से यहाँ शासन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनमें एक ये वर्ड गलत होगा, लेकिन एक डिक्टेटरशिप आ गई है। वो सोच रहे हैं कि मेरे अलावा यहाँ अभी कोई नहीं है जो मेरा शासन संभाल सके, मेरा उत्तराधिकारी। तेजस्वी यादव अभी जद्दोजहद कर रहे हैं कि मुझे एक बार तो कुर्सी मिलनी चाहिए, क्योंकि मेरे पिताजी का राज रहा है, तो मुझे ये भी एक बार यहाँ बिहार के शासन में अपना नाम रखना है। प्रशांत किशोर कुछ नया लेकर तो आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो आम आदमी पार्टी जैसा ही करने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार हाँ, में भी बिहार में भी वो ऐसा चाह रहे हैं कि हाँ, भले ही वो खुद को अलग बता रहे हैं आम आदमी पार्टी के मोटिव से, लेकिन वो भी उसी राह पे चल रहे हैं। तो बिहार में यूथ का जुड़ना बहुत इम्पोर्टेंट है, और यूथ को मैनिपुलेट भी लोग अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि नहीं, यूथ को जोड़ा जा रहा है, लेकिन यूथ को पता होना चाहिए कि किसके साथ जुड़ना है। यूथ को एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है पॉलिटिक्स में। भेड़ चाल की तरह नहीं चलना चाहिए कि किसी की मेंटालिटी कुछ है, तो अगर उनके फैमिली वाले कुछ कह रहे हैं तो उनके थ्रू किसी पार्टी में एनरोल होगा। अपनी सोच होनी चाहिए, अपनी सोच होनी चाहिए, अपनी सोच के हिसाब से काम करना चाहिए। सहमत है? एग्जैक्टली। आइए साथी, इधर आइए। पीछे कहाँ खड़े हो? क्या नाम है? सौरभ। हमेशा आगे खड़ा रहना चाहिए, नहीं? जी सर। सौरभ भाई क्या कर रहे हैं? मैं सर MA जर्नलिज्म ही कर रहा हूँ। MA जर्नलिज्म कर रहा है। तो किधर जाना है, एकेडमिक की तरफ या फील्ड की तरफ? नहीं, मेरे को फिल्म मेकिंग में जाना। फील्ड में जाना है? फिल्म मेकिंग में जाना। फिल्म मेकिंग में जाना है। अच्छा। मैं पहले भी वहाँ काम कर चुका हूँ। तो कहाँ काम किया? मुंबई में था, ये फिल्म इंडस्ट्री में एज असिस्टेंट डायरेक्टर मैंने काम तो किया। यार ये बता दो, हम तो कभी गए नहीं मुंबई, लेकिन लोग कहते हैं कि मुंबई जो जाते हैं बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, बड़ी मार-धाड़ होती बहुत है सर। स्ट्रगल बहुत है, लोकल में धक्के भी बहुत लगते हैं। हाँ,
वहाँ पे जाओगे प्रोड्यूसर बुलाकर मिलता नहीं है, हर चीज़ है वहाँ पे। प्रॉब्लम तो है, फिल्म इंडस्ट्री में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। वहाँ पहचान होना चाहिए किसी से, जान पहचान होने चाहिए। जो न्यू कमर्स जा रहे हैं उनके लिए उतना कुछ सुविधा नहीं है। एज ए एक्टर आप जा रहे हैं तो उनके लिए कास्टिंग डायरेक्टर के ऑफिस है, वो वहाँ पे जाके अपना पोर्टफोलियो वगैरह दे सकते हैं। पर आप एज ए डायरेक्टर जा रहे हैं या असिस्टेंट डायरेक्टर जा रहे हैं तो उनके लिए वहाँ उतना सुविधा नहीं है, आपको भाग दौड़ करना ही पड़ेगा वहाँ। तो अब हम अपने मेन मुद्दे पे आ जाते हैं। जी, बिहार की राजनीति में रुचि है? है सर, उतना नहीं है पर है। काहे नहीं उतना है बार, ये मुझे बड़ा अजीब लगता है। मतलब अभी पीछे बोल के गई कि युवाओं को आगे आना चाहिए, राजनीति में भाग लेना चाहिए, सक्रियता रखनी चाहिए, भेड़ चाल नहीं चलनी चाहिए, और आप कह रहे हैं कि नहीं है रुचि। सर रुचि है पर मैं उतना इंटरेस्ट नहीं लेता हूँ। कितना लेते हो इंटरेस्ट? जितना कि मेरे को काम हो सके उतना बस। कितने में काम हो जाता है? ऐसा कोई परसेंटेज नहीं है कि मैं उस हिसाब से रुचि लूँ, बट ठीक है मेरे हिसाब से जितना लगता है कि हाँ इसमें इंटरेस्ट है तो मैं उतना ही कैप्चर। तो चलो, जो पार्टियां हैं अभी सीन में, बीजेपी है, जेडीयू है, जन स्वराज है ना, चिराग पासवान को भी ले लेते हैं, युवा है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं। कौन बेहतर लगता है, किसकी बातें लगती है कि नहीं मुझसे कनेक्ट कर रही हैं? आप इधर आइए। सर मेरे को लगता है कि प्रशांत किशोर का थोड़ा बात ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वो एक नए सोच के व्यक्ति हैं और वो पढ़े लिखे भी हैं, सबसे ज़्यादा ये एक मायने रखता है। और वो अगर सरकार में आते हैं तो कुछ चेंज, सर सरकार तो चेंज होना चाहिए, ये तो ज़रूरी है। जो भी आए, बट जो भी सरकार में आए वो काम करें। नीतीश कुमार ने इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा कर दिया, पर बाकी हेल्थ सेक्टर या एजुकेशन सेक्टर में उतना काम नहीं किया लोगों के लिए। वो होना बाकी है, वो पहले भी नहीं हुआ, नीतीश कुमार ने भी वो नहीं किया। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा कर दिया है, उसके लिए उनको 100 मार्क्स मिलने चाहिए। बट एजुकेशन और सेफ्टी और हेल्थ सेक्टर में कुछ काम नहीं किया उन्होंने। चिराग पासवान के बारे में लोग ये कहते हैं कि वो बिहार की पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, वो दिल्ली में बैठ के बिहार की पॉलिटिक्स करते हैं। हाँ, ये तो राइट है। तो फिर आप कैसे चिराग पासवान को देख रही हैं बिहार का भविष्य? बिहार का भविष्य इसलिए देख रहे हैं क्योंकि वो अभी न्यू यूथ के हैं, अभी वो यंग है तो वो न्यू यूथ का प्रॉब्लम समझ सकते हैं और समझते भी है, ऐसा है क्योंकि वो हाजीपुर में अभी ये सब कर रहे हैं, अभी वो लीडर है हाजीपुर के। तो मुझे लगता है एज अ व्यूअर कि चिराग पासवान गुड है एज अ लीडर। आप जो विकल्प है उसमें से चिराग पासवान को ज़्यादा समझती हैं कि वो काबिल हैं। हाँ? आपका क्या मत है? चिराग पासवान के पीछे में नहीं, सिर्फ चिराग पासवान के पीछे में नहीं, जो भी चेहरे हैं, 5 चेहरे जो बिहार की पॉलिटिक्स में अभी हैं, चिराग पासवान, प्रशांत किशोर, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, उनमें से सबसे बेहतर कौन लगता है या किससे आपका अपना कनेक्ट होता है? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव, आगे आइए, बताइए, रीजन बताइए। क्योंकि तेजस्वी यादव पे बहुत आरोप लगते हैं कि भाई उनके परिवार का शासन रहा है, उस दौरान बिहार का बहुत अच्छा नहीं हुआ, तो उन पे भरोसा कैसे कर लिया जाए। तो आपको कैसे तेजस्वी यादव से उम्मीद है? एकदम करना चाहिए क्योंकि वो जो 17 महीना में वो काम किए, वो एजुकेशन सेक्टर में काम किए, जॉब दिए। बाकी नीतीश कुमार का भी कार्यकाल बढ़िया रहा है और वो एजुकेशन में, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट हैं तो हम लोग हमेशा चाहेंगे कि एजुकेशन सेक्टर में काम हो, बेरोज़गारी के मुद्दे पे बात हो, रोज़गार पे, तो वो करते नहीं है। तो तेजस्वी यादव है कि रोज़गार की बात करते हैं। सर जहाँ तक परिवारवाद का मुद्दा है, जो एनडीए का जो संगठन है उसमें भी तो सर चिराग पासवान परिवारवाद से ही आते हैं। और सर मैं परिवारवाद को गलत नहीं समझता हूँ। ऑब्वियसली कोई भी फादर अपने बच्चों को आगे बढ़ता हुआ देखना ही चाहता है। मैं फिल्म इंडस्ट्री की ही बात कर देता हूँ, उनके पास वो सुविधा है कि तो वो अपने बच्चों को दे पा रहे हैं। जो बाहर से आ रहे हैं उनका तो स्ट्रगल है ही, पर जिनके पास है सुविधा वो क्यों ना यूज करें उस चीज़ को। और कोई भी फादर चाहता है कि अपने बच्चों को जो जहाँ जाना चाहते हैं उस लाइन में, उसके लिए सपोर्ट करते हैं। तो मेरा ये मानना है परिवारवाद पे। राजनीति में परिवारवाद इसलिए इसका मुद्दा ज़्यादा उठता है, ये मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि एक बाप अपने बेटे को आगे बढ़ाना चाहता है, ठीक है, आप बढ़ा सकते हैं, आप डॉक्टरी का दे रहे हैं, लेकिन डॉक्टर अपने बाप को, अपने बेटे को अपने बूते पे आगे बढ़ाएगा ना। लेकिन राजनीति में एक नेता अपने बेटे को 1000 कार्यकर्ताओं के कंधे पर चढ़ा करके आगे बढ़ाता है।
सर तो आप समझ रहे हैं मेरी बात? ये ठीक है, पर ये हमेशा आरजेडी पे ही आरोप क्यों लगता है कि परिवारवाद है? बट मैंने ये बिहार पॉलिटिक्स में ये सुना है कि आरजेडी परिवारवाद करती है, पर ये परिवारवाद तो सर बीजेपी में भी है। ये सम्राट चौधरी के फादर खुद बड़े पॉलिटिशियन रह चुके हैं, तो वो भी तो परिवारवाद से ही आते हैं ना। चिराग पासवान हो गए, वो भी एनडीए संगठन के हिस्सा हैं, वो भी परिवारवाद से आते हैं। तो आप एक व्यक्ति पे आप टिप्पणी कर रहे हैं और उनको परिवारवाद का प्रोडक्ट बोल रहे हैं, तो ये गलत है। आप खुद के भी घर में देखिए, झांकिए कि हाँ वहाँ पे भी लोग हैं परिवारवाद से आते हैं। बहुत ही बढ़िया। अब ये बहस थोड़ी सी जो है गर्माहट आ रही है। आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए। ये जो साथी हैं बिल्कुल सही तर्क है इनका कि भाई एक दल के ऊपर परिवारवाद की पूरी जिम्मेदारी क्यों थोपना। हाँ, बाकी दल भी अपने अंदर झांक करके देखें। हाँ, ये सही बात है। किसी भी दल में आप देखिएगा तो इस तरह का आपको माहौल दिखेगा ही। चाहे वो आप बीजेपी देख लें, चाहे लोजपा देख लें, चाहे कोई भी पार्टी देख लें। आप यहाँ पर लोजपा में ही देखें तो उनके सारे जो बहनोई हैं, सारे साले हैं, सारे भाई लोग हैं, सब लोग पॉलिटिक्स में ही हैं। तो ये कहना एकदम गलत है कि तेजस्वी में ही केवल परिवारवाद है और जगह नहीं है, और तेजस्वी ही परिवारवाद को फैला रहे हैं और यही इनका एक नारा है कि परिवारवाद को आगे लेके जाना। एक बुरी तरह से गलत बात है। इनको भी मौका देना चाहिए, मौका मिलना चाहिए। आप अभी तक कुछ नहीं बोले गुरु, इधर आओ, आगे आओ, आगे आओ। ऐसे जैसे पत्रकार शर्माएगा पीछे लगे तो कैसे? पत्रकार हम नहीं है सर। अच्छा, आप क्या हैं? फिल्म मेकर। फिल्म मेकर हैं? यस तो सर। फिल्म मेकर को भी आगे आके स्क्रिप्ट तो दिखानी पड़ेगी ना। यस सर। ये बताओ, हाँ, क्या नाम है? अमरजीत कुमार। अमरजीत भाई, तो क्या लगता है आपको? इतनी सारी बातचीत हो रही है, अब तो समझ गए होंगे आप किस बारे में बातचीत हो रही है। तो मैं आपसे सीधा पूछता हूँ कि इस बार बिहार चुनाव के बाद कैसी सरकार बिहार में बननी चाहिए? वैसी सरकार बननी चाहिए जो फिर करप्शन के चार्ज में चली जाए, फंस जाए, या फिर वैसी सरकार बननी चाहिए कि मेट्रो का 3 स्टेशन बना है तो वो अगले 5 साल में 20 स्टेशन बन जाए? यस सर, हमको भी लगता है कि आगे और बढ़े और जो भी सरकार आए उसको और तेज़ी से करे, क्योंकि बिहार में कोई भी काम होता है बहुत धीरे होता है, बहुत ज़्यादा धीरे होता है। इसी मैं चाहता हूँ कि ऐसी सरकार है जो जल्दी से जल्दी काम करे, क्योंकि नीतीश कुमार बहुत काम करते हैं लेकिन बहुत लेट काम करते हैं, बहुत धीरे काम करते हैं। तो हम चाहते हैं कि सरकार बदले और ऐसा सरकार है जो कोई भी प्लान को जल्दी इम्प्लीमेंट करे, जल्दी आगे रखे, तेजी से काम करने वाली सरकार होनी चाहिए। आपका क्या नाम है? आशीष। क्या करते हैं आशीष भाई? फिल्म मेकर। फिल्म मेकर हैं? काफ़ी सारे फिल्म मेकर हैं नहीं? तो ये बताइए कि बिहार की जो फिल्म अभी बन रही है चुनाव से पहले, हालांकि अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो किसी भी गठबंधन ने ये तय नहीं किया है कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी, ठीक है? सब अपने अपने सिंबल जारी कर रहे हैं, झगड़ा चल रहा है अंदर। तो लेकिन हम लोग ये बात कर रहे हैं कि अभी जो चेहरे हैं बिहार में, जैसे कुछ साथियों ने कहा कि तेजस्वी यादव को एक मौका देना चाहिए, कुछ ने प्रशांत किशोर के बारे में कहा, नीतीश कुमार के बारे में लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम किया लेकिन अब शायद दूसरे के हाथ में ट्रांसफ़र कर देना चाहिए पावर। आपको क्या लगता है? अब गवर्नमेंट किसी का भी आएगा, चेंज तो बिहार में अब होगा, क्योंकि जो थर्ड फेज अभी आया बिहार में, उसके आने के बाद जो 2 और पॉलिटिकल पार्टीज़ है बिहार के, उनमें भी चाहा जाए कि अगर हम लोग काम नहीं करेंगे तो कोई तीसरा पार्टी भी अब बिहार में खड़ा हो चुका है जो कि हम लोग का सीट लेके चला जाएगा। जनसुराज की बात कर रहे हैं? जी, जनसुराज की बात कर रहा हूँ। वही है कि अब गवर्नमेंट किसी की भी आएगी, चेंज बिहार में होगा ही होगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जनसुराज के बिहार में आने से बाकी राजनीतिक पार्टियों पे एक दबाव का काम करेगा? हाँ, कैटलिस्ट का काम किया है जनसुराज ने। अच्छा जी। इस चुनाव में अभी सुबह जब मैं आपसे मिलने आ रहा था तो जनसुराज की तरफ से प्रशांत किशोर का ट्वीट आया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। जी। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो डर गए तेजस्वी यादव से, वो पहले कह रहे थे कि राघोपुर से लड़ेंगे, अभी वो कह रहे हैं कि नहीं लड़ेंगे। इस पे हम कोई कमेंट नहीं करना चाहते क्योंकि हमको पता नहीं है। अच्छा, नहीं कि पता। क्या उनका सोच है क्या नहीं सोच है, क्योंकि वो भी पॉलिटिक्स में काफ़ी दिनों से हैं, तो अब उनका क्या स्ट्रेटेजी है उसके पीछे हमको तो पता नहीं, तो उस पर हम कमेंट करना नहीं चाहते हैं। ठीक है। आपका क्या नाम है? करण कुमार जी। करण भाई क्या करते हैं? फिल्म बनाते हैं? नहीं हाँ। हम मास कम्युनिकेशन। तो जर्नलिस्ट बनना है कि प्रोफेसर बनना है? एकेडमिक ही एकेडमिक ही रखेंगे। हाँ, ठीक है। आपका बोलने का तरीका भी बिल्कुल सही है, एकदम प्रोफेसर की तरह। हाँ, तो ये बताइए कि जो प्रशांत किशोर के बारे में कह रहे हैं, जो अभी सुबह मैंने देख करके आया कि वो पहले कह रहे थे कि राघोपुर से अगर मैं लड़ूंगा तो तेजस्वी की हालत ख़राब हो जाएगी, वो चुनाव हार जाएंगे। आज वो खुद ही कह रहे हैं कि पार्टी ने कहा है कि मैं चुनाव न लड़ूँ। चुनावी मुद्दे, चुनावी बातें, उस पर भरोसा नहीं किया जाता है। क्या बात और है? जहाँ तक हमको लगता है सर कि अब एक ग्रुप डी में भी जाने के लिए नौकरी पे, उसके लिए भी 10th पास या उसको एजुकेशन मैंडेटरी होना चाहिए। तो हम भी किसी को अगर सीएम बनाते हैं तो इतना जाने कि हाँ वो उस लायक भी है कि नहीं।
कि कोई को भी अगर हम पहले वाले ज़माना में तो अब रहे नहीं कि कोई भी आए गया 4 आदमी जुटा लिया और वो नेता बन गया। अब पहले से बहुत चेंज हो गया है, पर अब लोग जानना ये भी चाहते हैं कि कहाँ तक पढ़े हैं और कहाँ तक इनके ज्ञान है, किस चीज़ में रुचि है और क्या ये कर सकते भी हैं कि नहीं। तो हम यही समझते हैं कि होना चाहिए, मैंडेटरी टाइप होना चाहिए कि हाँ आप पढ़ाई लिखाई भी पढ़ाई mandatory होना हाँ चाहिए, डिग्री मैंडेटरी होना चाहिए। बिल्कुल, आप ये हम नेता यही के लिए। हम यही समझते हैं कि जब लालू जी थे, अब कोई भी अगर हम सीएम बनते हैं तो हम ये भी करें कि हमारा बाल पुत्र बने सीएम, लेकिन हाँ उसको पहले बेसिक पढ़ाई जो होता है वो तो करवाएं। आप वो पहले करवाइए, फिर आप फ्यूचर बनाइए। आप ऐसे नहीं कर सकते हैं कि हम हैं तो वो बन ही जाएगा। ऐसे नहीं कि उसके लिए 10th का कोई डिग्री ज़रूरत नहीं, ग्रेजुएशन ज़रूरत नहीं, सीधा कैंडिडेट बन जाओ तुम सीएम का। ये अचानक से पहले वाले पढ़ाई लिखाई पे जब बात हुई तो जो आरोप लगा इन पे सम्राट चौधरी पे, उसने तो दिमाग ही घुमा दिया। नहीं, आप लोगों ने देखा होगा वो डिग्री वाला खेल, हाँ? कहाँ से डिग्री, क्या एज बदल के, नाम बदल के, नहीं वो भी देखा होगा आप लोगों ने। क्या लगा वो देख करके? यही लगा ऐसे कि तो नॉर्मल लड़के भी नहीं करते। हाँ, ये चीज़ है ना कि आप राजनीति से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो एथिक्स पे चले। अब मतलब कि पहले एक था कि लोग नेता को एज अ रिस्पेक्ट आदमी के रूप पे देखते थे कि वो नेता है, और हम लोग तो फिल्मों में भी देखते हैं ना कि राजनीति एक गंदी नाली है। तो हम गंदी नाली से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो एथिक्स पे चले। मैं आपके इस स्टेटमेंट से सहमत नहीं हूँ कि राजनीति एक गंदी नाली है, क्योंकि देखिए वो एक प्रोफेशन है जहाँ महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा होती है ना। मैं देखिए ये फिल्मी डायलॉग है, ये फिल्मी डायलॉग है, और उसका असलियत में हमको बतौर छात्र और ख़ास तौर पे पत्रकारिता के छात्र के तौर पे तो इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ये एक फिल्मी डायलॉग है और ये किसी लिखने वाले की कल्पना है ना। क्योंकि राजनीति में देखिए, बतौर पत्रकार पिछले 13 साल से मैं भी काम कर रहा हूँ, राजनेताओं के बीच में रहता हूँ, मुझे पता है कि बहुत सारी दिक्कतें भी हैं। लेकिन मैं ये भी आपको कह सकता हूँ, आप में से कुछ लोग फिर जाएंगे फील्ड में, नेताओं से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, बड़ा ही मुश्किल प्रोफेशन है गुरु। हम यहाँ 5 लोग खड़े हैं ना, किसी एक मुद्दे पे एक मत नहीं हो सकते हैं, ठीक है। पूरे एक लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीत जाना और 50,000 60,000 लोगों का वोट अपने पक्ष में ले लेना, ये बहुत बड़ा काम होता है। नींद उचट जाती है कई दिनों तक, है ना। ठीक बात है, आप ये सही कह। और कुछ नेता ऐसे हैं भी जो बहुत ईमानदारी से अपना काम भी करते हैं। तो हमें जनरल कमेंट करने से बचना चाहिए। जब हम छात्र हैं और पढ़ लिख रहे हैं तो इससे बचना चाहिए। अब आपका क्या नाम है? अनुराग नाम है सर। क्या करते हैं अनुराग जी? यूपीएससी की तैयारी करते हैं। अच्छा, तो कहाँ, दिल्ली से कि इस पटना से? दिल्ली, पटना से ही है। यहाँ पे अब कोचिंग वोचिंग की सुविधा यूपीएससी के लिए? जी सर। अब दिल्ली जाने की बाध्यता नहीं है? नहीं सर, वो एक हाइप बना हुआ है सर, शौक के लिए लोग जाते हैं। जी सर। मुखर्जी नगर में रहना है? जी सर, मगर फिजिक्स वाला का भी रिजल्ट बहुत अच्छा है सर। अच्छा, तो आप किससे तैयारी कर रहे हैं यहाँ पटना में रह करके? ये भी तो लोग जानना चाहेंगे ना। हमने PW से ऑनलाइन बैच लिए हैं सर। अच्छा, तो अभी दिया है एक भी एग्जाम कि नहीं? नहीं, अभी नहीं दिया, अभी तो ग्रेजुएशन 3rd ईयर में। अच्छा, तो उसके पहले तैयारी में आप लग गए? जी सर। तो अब बताइए, अब जाएंगे आप यूपीएससी की परीक्षा में, आपसे पूछेंगे लोग कि भाई बताइए भारत की राजनीति को कैसा होना चाहिए, तो क्या कहेंगे आप? कैसी होनी चाहिए भारत की राजनीति को? सर भारत की राजनीति को सर, जो फ्री पॉलिटिक्स है अभी, उससे उठकर सर देश हित में होना चाहिए। मतलब मोदी जी बोलते हैं जो मतलब फ्रीबी को बंद करो। अभी बिहार चुनाव है सर, तो उसमें खुद वो 10,000 महिलाओं को मिल रहा है, तो वो कहते हैं परिवारवाद है, फ्रीबी है, मगर उनकी पार्टी में तो खुद परिवारवाद और फ्रीबी है सर। तो उस पर सर काम होना चाहिए। बिल्कुल, ये एक बड़ा आरोप है। ये आरोप तो है ही ना बीजेपी पे कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार अगर वो बस का किराया मुफ्त दे रही है, बिजली का बिल माफ़ कर रही है, तो पूरी पार्टी लग गई कहने में कि मुफ्त की रेवड़ी बांट रहे हैं। और बिहार चुनाव से पहले 10-10 हज़ार रुपये अकाउंट में पहुंचा दिए गए। जी, ये चीज़ सबसे ख़राब पॉलिटिक्स में यही चीज़ है कि अगर कोई चीज़ इसी से रिलेटेड चीज़ है, फिर रिजर्वेशन और कास्टिज़म का जो बात आ जाता है, आपको किसी को भी अगर कुछ प्रोवाइड करना है तो वो थ्रू आउट उसके करंट कंडीशन पे होना चाहिए, ना कि कोई जेंडर है जो बाय बर्थ किसी को मिला हुआ उस पर किसी का कंट्रोल नहीं है। आप उसके कारण किसी को मुफ्त में 50,000 ग्रेजुएशन पे मिल रहा है, 25,000 मिल रहा है, उसके बजाय अगर कोई लड़का है जिसको एक्चुअल में ज़रूरत है, आप कोई लड़की हैं जो घर से काफ़ी समृद्ध हैं, तो उन्हें उस अमाउंट की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप वही अमाउंट कोई लड़का को देंगे जिसको एक्चुअल में ज़रूरत है, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो ये चीज़ करने का कोई मतलब नहीं है फालतू के योजना का कि किसी को ज़रूरत नहीं है लेकिन 50,000 मिल रहा है, 25,000 मिल रहा है, उसका कोई सेंस नहीं बनता। और यही चीज़ होता है कास्टिज़म में भी। तेजस्वी जी बोलते हैं कि हम आएंगे तो रिजर्वेशन और बढ़ा देंगे। आपको
आप सोचिए कि ठीक है, जो लोग पीछे हैं उनको भी मौका मिलना चाहिए, लेकिन आप सोचिए कि जो जनरल कास्ट का है, हम लोग को भी दिक्कत होती है कि आप कट ऑफ, आप किसी भी एग्ज़ाम का आप सुनेंगे 100 में 93 94 कट ऑफ, तो ये इतना इजी नहीं होता है। और आप अपने बगल में देखेंगे किसी को जो 67 66 में क्वालिफाई कर गया, तो अंदर से आपको ख़राब लगना वाजिब आपने है। आरक्षण की बात की तो तेजस्वी का नाम लिया, जी। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, शायद आपको पता नहीं होगा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, जी मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं, जी वहाँ पे आरक्षण की लिमिटेशन बढ़ाई गई है, 72% कर दी गई है। जी सर, वो चीज़ है। सिर्फ ये तेजस्वी यादव पर कैसे नहीं सर, सीमित पार्टी है? इस पे, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं आपने करता नाम लिया हूँ। इसलिए मैंने बोला। नहीं, देखिए, मैं आपको नहीं कह रहा कि आप सपोर्ट कर रहे हैं, आपने चूंकि जैसे ही आरक्षण की बात की तो आपके मुंह से निकला तेजस्वी यादव। सर लास्ट स्टेटमेंट मैंने इससे रिलेटेड उन्हीं का पढ़ा था, कुछ 1-1.5 साल पहले का स्टेटमेंट बीजेपी था। वाला मध्य हाँ, प्रदेश, जी जी, उस पे क्या कहेंगे? किसी भी पार्टी का सर ये चीज़ नहीं होना चाहिए। आपको जो भी है आप मेरिट पे प्रोवाइड कीजिए, आपका कोई कास्ट और जेंडर के बेसिस पे आपको कुछ भी फ्री भी प्रोवाइड करने का ज़रूरत नहीं है। आपको जो भी प्रोवाइड करना आप सिर्फ थ्रू आउट मेरिट और उसके करंट कंडीशन पे कीजिए, भले वो इकोनॉमिक कंडीशन हो या फिर आपको कुछ भी एनी आप मनी प्रोवाइड करना चाहते हैं, आप स्कॉलरशिप प्रोवाइड करना चाहते हैं, जो भी हो थ्रू आउट मेरिट पे होना चाहिए, ना कि कास्ट जेंडर ये सब पे। इस पे नहीं होना चाहिए। जी आपका जी ये जी कहना सर। है। आपका क्या नाम है? महराज सिंह, महराज सिंह। Yes. क्या करते हैं आप अभी? बीए इंग्लिश ऑनर्स। इंग्लिश ऑनर्स कर रहे हैं। तो ये बताइए, जो इतनी बातचीत हो रही है पटना की राजनीति, बिहार की राजनीति पे, अब तो मुझे भूमिका बताने की आपको जरूरत नहीं, आपने सब सुन लिया है, मुझे लग रहा है। आपकी राय में सीधा सीधा पूछ लेता हूँ, क्या है इस बार बिहार की जो पॉलिटिक्स है, जो चुनाव है, जो मुद्दे हैं, उस पर आपकी क्या राय है? अभी मैं आपके पास जब आ रहा था, उससे पहले 2020 का विधानसभा इलेक्शन मैंने कवर किया था, तो मैंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा था कि बिहार चुनाव में जो मुद्दे हैं वो बिहार के असली मुद्दे से काफ़ी दूर है, और 2025 में मुझे कम से कम फिर वही लग रहा है कि जो बातें हो रही हैं वो गांव देहात के जो मुद्दे हैं उससे काफ़ी अलग हैं। जी, बहुत बिहार में तो बहुत कास्टिज़म होता है। इसके अलावा कुछ जैसे एजुकेशन डेवलपमेंट होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देना चाहिए, और भी जैसे एजुकेशन में ऐसा होता है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ बोलते हैं कि हम लोग के यहाँ बहुत रेगुलर क्लासेस चलती है, बट ऐसे आप जाइएगा तो वहाँ पे होगा कि रेगुलर क्लासेस नहीं चलती है प्रॉपर्ली। तो वो सब पे ध्यान देना चाहिए। और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे होता है कि पाइपलाइंस बहुत बार मतलब खोद दिया जाता है रोड को, फिर उसको बनाया जाता है, फिर खोद दिया जाता है, फिर बनाया जाता है, तो वो बहुत दिक्कत होता है। जैसे ये सब व्यवहारिक दिक्कतें हैं। हाँ, बताइए। तो जी, वो उस सब से बहुत दिक्कत होता है। कभी पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन हो गया, कभी वाटर पाइपलाइन हो गया, तो उससे रोड को बहुत दिक्कत होता है, ट्रैफिक उसके कारण लग जाता है। तो वो सब पे मैं चाहता हूँ कि ध्यान दिया, उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए, बात होनी चाहिए। आपका क्या नाम है? आप पीछे चले गए गुरु, तो बातें नहीं। आप इधर आइए। आपकी क्या बात है? आपका क्या नाम है? मेरा नाम बादल कुमार हो गया। बादल जी क्या करते हैं? मैं तो मास जर्नलिज्म का यहाँ स्टूडेंट हूँ। तो बादल ये बताइए कि क्या मुद्दे हैं आपके हिसाब से बिहार में, और कौन है जिससे लगता है कि वो बिहार को आगे लेकर के जाएगा, जो चेहरे दिख रहे हैं सामने? बिहार में तो सर बहुत सारे समस्या, जैसे कह सकते हैं यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, और बिहार में सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो पलायन का है। यहाँ पलायन सबसे पहले कोई भी सरकार है रुकना चाहिए। कैसे यहाँ से किशोर कह तो रहे हैं कि छठ के बाद किसी को नहीं जाना पड़ेगा? नहीं जाना पड़ेगा, तो प्रशांत किशोर सरकार बनेगा तब तो वो बोले हैं, जैसे उनका सरकार बनेगा तब तो ये करेंगे। तो बन रहा है कि नहीं, आप बताइए, आप वोटर हैं। देखिए, मैं तो वोटर हूँ, मेरे हिसाब से अभी उनका सरकार आने में 5 साल समय लगेगा। 5 साल लगेगा? अभी लगेगा उनको समय। जैसे अभी पूरे जनता को वो मूड बनने में समय लगेगा। जैसे वो इंसान देखा जाए तो वो बिहार में आए हैं कुछ करने के लिए, उनका बस मोटिव है कि बिहार में शिक्षा अच्छा हो, स्वास्थ्य अच्छा हो, और बिहार में पलायन हो, बिहार में का मजदूर बिहार में ही रहें। ये उनका बहुत अच्छा प्लान है। जब हम लोग अभी बातचीत कर रहे हैं तो छठ हमारा शुरू होने वाला है। छठ में अब कुछ ही दिन बचे हैं, दिवाली के 6 दिन बाद बिहार का सबसे बड़ा पर्व। हाँ, बताइए। और कहीं ना कहीं कहें तो इस साल 2025 में छठ का त्यौहार है, तो सबसे बड़ा त्यौहार है हम सभी बिहारवासियों के लिए, एक चुनाव का बहुत बड़ा त्यौहार है, जिससे हमें 5 साल में एक बार मौका मिलता है कि हमें अपना अच्छा प्रतिनिधि को चुने, जो हमारे बिहार को, हम सपना देखते हैं कि हमारा बिहार किस दिन 10 अग्रणी राज्य में चल जाएगा। तो बिहार 10 अग्रणी राज्य में जाएगा, एक दिन जरूर जाएगा। उसके लिए हमें 3 काम करना पड़ेगा। सबसे पहले तो बिहार में शिक्षा पर जोर देना होगा, बिहार में स्वास्थ्य पर जोर देना होगा, और बिहार में पलायन रोकना पड़ेगा। कैसे? बिहार से जब तक पलायन नहीं रुकेगा तो यहाँ से मजदूर, आप ही देखते होंगे ट्रेन में बोझ के जाते हैं और गुजरात, मुंबई, अदर स्टेट में जाकर वहाँ काम कर 10 से 12 नौकरी के लिए, वो सब चीज़ को रोकना पड़ेगा। चलिए, जब हम लोग अभी बातचीत को ख़त्म करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको बताऊं कि अभी बिहार में छठ का त्यौहार शुरू होने वाला है। जब हम लोग ये बातचीत कर रहे हैं तो तमाम बातें कही गई हैं कि इतने हज़ार ट्रेन चलाए गए हैं बिहार के लिए, उसके बाद भी बिहार आने वाली ट्रेनों में स्थिति वही है
लोग किसी भी तरीके से आ रहे हैं और आने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि छठ बिहार का सबसे बड़ा त्यौहार है। इसी के बीच में चुनाव का त्यौहार भी है। तो ये आर्यभट्ट की हमारी टीम, हमारे छात्र, उन्होंने मुद्दे बताए, उन्होंने अपने तरह से राजनीति को भी परिभाषित करने की कोशिश की। आप कमेंट करके बताइएगा, आपने ये पूरी बातचीत देखी है, आप कमेंट करके बताइएगा कि जो बातें यहाँ हुई, जो मुद्दे यहाँ उठे, उससे आप कितनी सहमति महसूस करते हैं या आप असहमत हैं, वो भी कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।